दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। मेरी बात हमेशा की तरह बिना किसी लाग लपेट के होगी, बिना किसी हेर-फेर के, सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ नए पहलुओं को दर्ज किया है। इनमें से कुछ की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं और ऐसे ही एक विशिष्ट पहलू की चर्चा मैं आज की सीधी बात में करूंगा। यह नया और विशिष्ट पहलू है राहुल की वैदेशिक गतिविधियां। विदेशों में होने वाली गतिविधियां, विदेश यात्राओं के दौरान होने वाली गतिविधियां। इन वैदेशिक गतिविधियों का नतीजा यह निकला है कि सारी दुनिया के सामने एक अत्यंत विफल विदेश नीति वाले प्रधानमंत्री के मुकाबले एक वैकल्पिक वैदेशिक नीति वाला नेता विपक्ष उभर आया है। एक ऐसा नेता जो भारत के साथ साथ विश्व मंच से भी बोल रहा है, अपील कर रहा है, सभी समस्याओं पर अपनी राय रख रहा है। इस कंट्रास्ट से अब लोगों के लिए यह चुनना आसान हो गया है कि वे मोदी राहुल को चुनना चाहते हैं या मोदी को। अब सबको ये तय करना ही पड़ेगा कि वो किस पाले में खड़े हैं। खास तौर से राहुल गांधी ने विदेशों में जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके बाद तो एक नेता विपक्ष के रूप में और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनका व्यक्तित्व तो पूरी तरीके से अपने सभी आयामों के साथ उभर कर सामने आ गया है। दोस्तों, जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं, उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के जरिए मोदी की एनडीए सरकार के लिए चुनौती का एक काफी मजबूत और प्रभावी मोर्चा खोल दिया है। इन यात्राओं के पीछे एक योजना पूर्वक बनाई गई रणनीति है, जिसका परिणाम देश में लोकतंत्र विरोधी शक्तियों के बीच बेचैनी के रूप में निकला है। चूंकि राहुल की छवि जननायक और सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में तेजी से उभरी है, इसलिए मोदी जी को लग रहा है कि अगर राष्ट्रीय मंच पर बन रही इस छवि के साथ विदेशी मंच पर ख्याति का आयाम जुड़ गया, तो उनके लिए पहले से ही चल रही मुश्किल और भी संगीन हो जाएगी। यही है वह कारण कि उन्होंने हाल ही में एक टिप्पणी की है कि कुछ लोग जननायक बनना चाह रहे हैं। मोदी जी को एक बात जरूर पता है कि वे स्वयं कैसे तथाकथित जननायक बने थे। वे विदेशी एजेंसियों, कारपोरेट पूंजी और भाजपा के प्रोपेगेंडा तंत्र के प्रपंच के जरिए जननायक बने थे और इस पूरे प्रपंच की पोल अब खुल चुकी है। अब जब राहुल गांधी जननायक और न्याय योद्धा के रूप में सामने आ रहे हैं, तो मोदी और उनके रणनीतिकारों को लग रहा है कि उनके प्रभामंडल में अगर वैश्विक पहलू भी जुड़ गए, तो देश की जनता के लिए राहुल गांधी के रूप में उस विकल्प की खोज आनन फानन में पूरी हो जाएगी, जो वह लंबे अरसे से खोज रही थी। भाजपा के रणनीतिकारों को इसका एहसास पहले नहीं था, इसलिए वे राहुल की हर विदेश यात्रा पर गाली गलौज की सीमा को छूने वाले अपने घिसे पिटे आरोप लगाते रहते थे। लेकिन अब उन्हें भी प्रतीत होने लगा है कि राहुल विदेश की धरती से जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे भाजपा और मोदी की एनडीए सरकार की छवि पर बड़े सवालिया निशान लग गए हैं। खास बात यह है कि भाजपा के पास फिलहाल राहुल की राहुल द्वारा विदेशों की धरती से लॉन्च किए गए इस मोर्चे की कोई काट नहीं दिख रही है। दरअसल उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि राहुल के शिविर से ऐसी कोई सर्वथा नवीन रणनीति पैदा हो सकती है। एक तरह से वे भौचक्के रह गए हैं। कई दिनों तक बेकार किस्म की और एकदम विफल गाली गलौज करने के बाद अब जाकर वे चौंके हैं। अब उन्हें अपनी नासमझी पर अफसोस हो रहा है। बहरहाल, मोदी जी और उनकी विफलता को यहीं छोड़कर आज हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। मेरा कहना है कि विपक्ष ने विदेशी मंचों को भारतीय लोकतंत्र की क्वालिटी सुधारने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। इससे सरकार के ऊपर एक नए तरह का दबाव पड़ा है। आज स्थिति यह है कि वैदेशिक मंच भारतीय विपक्ष की वैश्विक कूटनीति का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां राहुल गांधी भारत की वैश्विक छवि, लोकतंत्र, आर्थिक अवसरों और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय निगाहों को खींचने वाली चर्चाएं कर रहे हैं। यह पारंपरिक रूप से सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी मानी जाती रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में खासकर नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने इसे सक्रिय रूप से अपनाया है। विपक्ष का दावा है कि ये प्रयास भारत के हितों को मजबूत करने वाले हैं। राहुल गांधी विपक्ष की वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। 2024-25 में उन्होंने कई विदेश यात्राएं की। जैसे ही हम यात्राओं के पैटर्न पर गंभीर निगाह डालते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। दरअसल हमें राहुल की इन यात्राओं को भाजपा द्वारा अपनाई गई छिछली राजनीति से अलग हटकर देखना चाहिए। ये यात्राएं राजनयिक संबंध मजबूत करने, भारत के लिए वाणिज्यिक अवसर मुहैया कराने और वैश्विक मुद्दों पर भारत की आवाज उठाने पर केंद्रित रही हैं।
इसी साल सितंबर में हुई दक्षिण अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल ने ब्राजील, कोलंबिया और पेरू में छात्रों, राजनीतिक नेताओं और व्यापारियों से मुलाकात की। कोलंबिया में उन्होंने भारत में लोकतंत्र पर हमले का जिक्र किया, जिसे कांग्रेस ने वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का हिस्सा बताया। इस सब का परिणाम यह निकला कि भारत कोलंबिया संसदीय मित्रता समूह का प्रस्ताव आया और व्यापार चर्चाएं हुई, जिनके केंद्र में कॉफी की निर्यात जैसी पेशकश थी। इससे पहले राहुल ने अप्रैल की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों से जुड़ाव और वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की थी। इस मौके पर राहुल ने अमेरिकी अधिकारियों से भारत में लोकतंत्र बहाल करने पर बात की, जिस पर भाजपाइयों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इसके महत्व से शायद ही कोई इनकार कर सकेगा। 2024-25 में राहुल ने यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्राएं की। सीआरपीएफ के एक अफसर के जरिए राहुल पर आरोप लगाया गया कि वे इन यात्राओं के जरिए अक्सर अपने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं, लेकिन राहुल ने इस भाजपाई हथकंडे की कोई परवाह नहीं की। राहुल की ये यात्राएं विपक्ष को वैकल्पिक कूटनीति का प्लेटफॉर्म देती नजर आ रही हैं, जहां वे मोदी सरकार की नीतियों, जिनमें खास तौर से लोकतंत्र की स्थिति को केंद्रित किया जाता है, की आलोचना करके वैश्विक समर्थन जुटाया जाता है। एक्स पर हुई चर्चाओं में इसे राष्ट्रीय हित को साधने का विपक्षी उद्यम करार दिया गया है। खास बात यह है कि कुछ दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी वैदेशिक मंचों का अपनी राजनीति के लिए कुशल इस्तेमाल करके दिखाया है। मसलन ममता बनर्जी 2024 में दुबई और स्पेन की यात्रा कर चुकी हैं, जहां उन्होंने अपने राज्य के लिए सफलतापूर्वक निवेश आकर्षित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वैश्विक निवेशकों से बंगाल को व्यापार हब बनाने पर चर्चा की। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिंगापुर और कुछ अन्य देशों की यात्राएं की, जहां उन्होंने अपने दिल्ली मॉडल, जैसे जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर को प्राथमिकता देता था, को वैश्विक स्तर पर पेश किया। राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसे दलों के नेता विदेश कम ही जाते हैं, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं। अगर वे भी विदेश जाना शुरू करेंगे तो शायद उनकी आवाज और भी ज्यादा प्रभावी होगी। हकीकत यह है कि राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं की इन यात्राओं ने भारत को एक प्रगतिशील लोकतंत्र के रूप में पेश किया। मसलन दक्षिण अमेरिका से व्यापार समझौते की संभावना, जिसमें $50 बिलियन के समझौते की संभावना है। विपक्ष का कहना है कि मोदी की एकतरफा कूटनीति के मुकाबले ये यात्राएं भारत के हितों को साधने का बेहतर उपकरण बन सकती हैं। चूंकि राहुल की इन यात्राओं में विदेश मंत्रालय की भूमिका नहीं होती और न ही इनमें सरकारी धन खर्च होता है, इसलिए भाजपा इन्हें व्यक्तिगत यात्राओं की तरह पेश करती है, लेकिन असलियत कुछ और है। दरअसल ये यात्राएं भारतीय लोकतंत्र को अधिक गुणवत्ता संपन्न बनाने से जुड़ी हैं। वैश्विक संदर्भ में राहुल की ये यात्राएं भारत के बहुदलीय लोकतंत्र की ताकत दिखाती हैं। कुल मिलाकर विपक्ष की वैश्विक कूटनीति एक नई शुरुआत है, जो भारत की विदेश नीति को अधिक समावेशी बना सकती है। दोस्तों, पहले आम समझ यह थी कि विदेशों को एक मंच की तरह इस्तेमाल करना तो सरकार का, प्रधानमंत्री का या सत्ताधारियों का विशेषाधिकार है। यह तो सरकारी पार्टी और प्रधानमंत्री की ठेकेदारी है। विपक्ष का विदेशों से क्या मतलब? उसे तो राष्ट्र की सीमाओं में रहकर राजनीति करनी चाहिए। मोदी जी यही सोचकर अपनी लंबी लंबी और ढेर सारी यात्राओं में मगन थे। वैश्विक नेता बनने के अपने प्रपंच में मोदी जी ने सरकारी धन का भी बेतहाशा खर्च किया, सरकारी धन भी बेतहाशा खर्च किया। दोस्तों, आपकी निगाह मोदी की यात्राओं के इस पहलू पर पड़ी ही होगी, फिर भी मैं आपको पैसे की जबरदस्त बर्बादी की एक झलक दे ही देता हूं। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और निम्न स्तरीय आय से त्रस्त इस देश के प्रधानमंत्री ने मई 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक 38 यात्राएं की और उनके ऊपर 258 करोड़ रुपए खर्च किए। उनकी सबसे महंगी यात्रा तो 2023 में की जाने वाली अमेरिका यात्रा मानी जाती है। जून 2023 में की गई अमेरिका यात्रा पर, अकेली एक यात्रा पर 22.89 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2021 से लेकर 2025 तक कुल मिलाकर 362 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और तो और 2014 से 2018 तक हुई शुरुआती विदेशी यात्राओं और विज्ञापनों पर कुल $1 अरब यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। अगर भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं पर निगाह डाली जाए तो पता चलता है कि मोदी भारत के सबसे महंगे प्रधानमंत्री हैं। यानी उनके प्रधानमंत्रित्व की देश की गरीब जनता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।
अगर विदेश नीति के क्षेत्र में भारत को इन यात्राओं से कोई उल्लेखनीय लाभ हुए होते तो भी कोई बात होती, लेकिन हम जानते हैं कि आज भारत सारी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। इसीलिए एक्स पर आप इस तरह की टिप्पणियां देख सकते हैं। 11 सालों में 129 यात्राएं, 72 देश, 7,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च, लेकिन कोई देश भारत के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मोदी जी की इन ढेर सारी महंगी विदेश के बावजूद भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न मिलने के कारण उनकी विदेश नीति पर कूटनीतिक विफलता का ठप्पा लग चुका है, खासकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में। सबसे ज्यादा कुख्यात लाहौर यात्रा को मिली है। इसकी निंदा भी की जाती है और इसका मजाक भी उड़ाया जाता है। यह यात्रा किसी आधिकारिक कार्यक्रम या किसी निमंत्रण के तहत नहीं हुई थी। नवाज शरीफ से हुई इस अचानक मुलाकात के बाद पठानकोट पर आतंकवादी हमला हो गया। मोदी जी ने पाकिस्तान को आमंत्रित भी किया, लेकिन भारत को इसका भी कोई फायदा नहीं मिला। चीन की यात्राएं भी मोदी की विफलता का एक और उदाहरण है। 18 से अधिक मुलाकातों के बावजूद गलवां घाटी में सैनिकों को चीन के हाथों शहीद होना पड़ा और सीमा विवाद में भारत और भी बुरी तरीके से फंसता चला गया। नेपाल और मालदीव में मोदी की नेबरहुड फर्स्ट नीति नाकाम हो गई। नेपाल ने भारतीय क्षेत्र का नया नक्शा जारी कर दिया। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन के बावजूद मोदी ने यात्रा की, जिसका सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। अमेरिका में मोदी द्वारा हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का मकसद ही था ट्रंप को चुनावी लाभ पहुंचाना। यह शर्मनाक किस्म की यात्रा थी, जिसमें भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में किसी दूसरे नेता का चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आया। वह हालत नीम करेले और नीम चढ़े जैसी हो गई। ट्रंप वो चुनाव हार गए। इसके अलावा मोदी जी ने अपनी विदेश यात्राओं को घरेलू संकटों से बचकर भागने के लिए भी इस्तेमाल किया। जून 2025 में 3 देशों की यात्रा के दौरान मणिपुर हिंसा के सवाल पर उन्होंने मणिपुर की यात्रा न करना तय किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर टिप्पणी की कि विदेश यात्राओं के लिए तो मोदी जी के पास ऊर्जा है, लेकिन मणिपुर के लिए उनके दिल में सहानुभूति नहीं है। 2023-25 में 35 से ज्यादा यात्रा, लेकिन मणिपुर में कोई दौरा नहीं। जुलाई 2025 में संसद सत्र के बीच में विदेश यात्रा की, जहां ऑपरेशन सिंदूर और राफेल जैसे मुद्दों पर उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। एक्स पर इस तरह की टिप्पणियां चली, सत्र चला मोदी चला। इधर सत्र शुरू हुआ, उधर मोदी जी विदेश यात्राओं पर चले। सवालों से भागना। सारी दुनिया ने देखा कि मोदी की यात्राएं फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल होती हैं, जहां भारतीय डायस्पोरा की भीड़ खरीदी हुई या स्टेज्ड दिखाई पड़ती है। फरवरी 2025 में तो पूर्व नौसेना अधिकारी कमोडोर बत्रा ने दावा किया था कि मोदी के विदेशी दौरों पर भारतीय भीड़ स्टेज्ड होती है, जो फकीर मोदी की फिजूल खर्ची दिखाती है। दोस्तों, राहुल गांधी ने विपक्ष की राजनीति के दायरे में अपनी वैदेशिक गतिविधियों के जरिए जिस नए आयाम की स्थापना की है, आज की मेरी सीधी बात उसी विषय पे थी। ये एक बहुत गंभीर मसला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी छिछली टिप्पणियों और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करके राहुल गांधी की इस खास और नई पहलकदमी को कमतर दिखाना चाहती है और उसको बदनाम करना चाहती है। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की इन हरकतों पर कान नहीं देना चाहिए। उनकी राजनीति है ही इसी किस्म की। वे किसी भी सकारात्मक चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मोदी जी की सरकार वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार होती, तो वो राहुल गांधी की इन वैदेशिक गतिविधियों की खुलकर प्रशंसा करती, उन्हें हाथों हाथ लेती और अपनी विदेश नीति को समृद्ध करने के लिए राहुल गांधी का इस्तेमाल करती। तब राहुल गांधी विदेश मंत्रालय की मदद से वहां जाते। लेकिन ये सरकार डरी हुई सरकार है, क्योंकि देश में वो लोकतंत्र का हनन करती है, लोकतंत्र को लगातार सीमित करती चली जा रही है। पूरे भारतीय लोकतंत्र को सिर्फ एक चुनावी लोकतंत्र में पहले वो सीमित करने की कोशिश की, अब वो चुनावी लोकतंत्र को भी वो वोट चोरी के जरिए विकृत कर रही है। ऐसी स्थिति में विदेश मंत्रालय की हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी को भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश भेजने की हिम्मत करें, क्योंकि अगर राहुल गांधी को अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश भेजा गया, राहुल गांधी तो वहां पर लोकतंत्र की जो असलियत है उसको सामने रखेंगे और उसके बारे में टीका टिप्पणियां करेंगे, अपनी आलोचनाएं पेश करेंगे। तो ऐसे में फिर भारत का विदेश मंत्रालय क्या करेगा? तो इस वक्त इस समय चूंकि मोदी का सितारा उतार पर है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है, ऐसी सूरत में राहुल गांधी की वैदेशिक गतिविधियों ने उनके सामने जो नई चुनौती पेश की है, मैं ये मानता हूं कि वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक नवाचार है।
एक इनोवेशन है और उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। धन्यवाद। आज बस इतना ही। दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे अपील करूँगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसकी तरफ विशेष ध्यान दें। हमारा हमारा मीडिया मंच दूसरे मीडिया मंचों से इस मायने में थोड़ा अलग है कि अ, हमारी भाषा शिष्ट होती है और हम बिना कोई खींचातानी किए हुए या कुछ उग्र किस्म की टीका टिप्पणी किए हुए अपनी बात कहना पसंद करते हैं। हम तथ्यों पर निर्भर होते हैं, अपने विश्लेषण को एक तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य से निकाल कर आपके सामने रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप खुद भी इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों को से भी कहें कि वे भी नई परख से जुड़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।